हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 204 एंड -305 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q इक्वल टू 1 नैनोकूलम located at 1 -37 if the point charge Q1 is 5 nanocoulomb and point charge Q2 is -2 nanocoulomb, and we have to calculate in the second part find the electric field at the same point 1 -37। तो सेम पॉइंट पे ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप यहाँ पे दो चार्जेस हैं। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है, तो वैसे ही आपका फोर्स भी जो होता है या कूलम्ब फोर्स जो होता है वो भी आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज हैं, इन दो चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज Q पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आप इस पे फोर्स निकाल सकते हो। अभी तक तो हम लोग ये यही देखा है कि दो पॉइंट चार्ज अगर सेपरेट होंगे तो उनके बीच में हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो मैं Q1 की वजह से इस पॉइंट चार्ज Q पे फोर्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं उस फोर्स को F1। फिर आप Q2 की वजह से इस पॉइंट चार्ज Q पे फोर्स निकाल सकते हो, मान लो उस फोर्स को F2, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो टोटल फोर्स या नेट फोर्स होगा वो F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। तो इसके लिए मैं एक आपका स्मॉल सा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे एज सच अगर आपको आइडिया है तो आपको डायग्राम की नीड नहीं है, बट स्टिल लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। एज वी कैन सी दैट दीज टू पॉइंट्स आर हैविंग y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0 कौन से प्लेन में होता है? तो xz प्लेन में होता है। तो ये x, y और z हो गया। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग x क्रॉस y जिस डायरेक्शन में जाएगा थंब वो हो जाएगा पॉजिटिव z। तो y क्या है आपका? आउटसाइड द बोर्ड है। तो x जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। x से y की तरफ मैं फिंगर को कर्ल करूंगा तो थंब जो है वो इस तरफ पॉइंट करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? डायरेक्शन ऑफ z। तो इस तरीके से x, y, z एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो पॉइंट चार्ज का जो लोकेशन है, इसमें लोकेशन है 204। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 4। तो मान लेते हैं ये वाला एक पॉइंट है। ठीक है, इस पे आपका चार्ज Q1 लोकेटेड है। ठीक है, और इस पॉइंट को 204 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपका x पे 2 है और z पे 4 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका -305। तो -3 आपका यहाँ कहीं पे आ जाएगा, -3 और 05। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आ गया, ये 4 है तो यहाँ कहीं पे 5 होगा, -3। तो ये आपका चार्ज Q2 है 5 और -3। अगर आपको -3 यहाँ पर डिनोट करना है तो ये आपके पास -3 x -3 है ना, ये माइनस x एक्सिस है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका चार्ज Q2 का लोकेशन। ठीक, क्योंकि दिस पॉइंट इज 204 एंड दिस पॉइंट इज -3, 0 एंड 5। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q विच इज लोकेटेड एट 1 -37। तो चार्ज Q जो है 1 -37 पे लोकेटेड है। तो 1 यहाँ पे आ गया, 1 -3 यहाँ कहीं पे और 7, तो मतलब यहाँ कहीं पे मान लेते हैं ये चार्ज Q जो है दैट इज लोकेटेड एट 1 -3 एंड 7। ठीक है, अब इस चार्ज Q पे आपको फोर्स निकालना है ड्यू टू Q1। तो आप क्या करोगे? लाइन ज्वाइन करोगे। तो इस तरीके से मैं लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज Q2 की वजह से इस पॉइंट चार्ज Q पे फोर्स निकालना है, तो यहाँ से हम लोग लाइन ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 और ये F1। ठीक है, अब आपको F1 निकालना है। तो F1 क्या होता है? तो फोर्स F1 क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन चार्ज Q, ठीक है, विच इज 1 नैनोकूलम। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1। सो इट इज द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम 1 टू दिस पॉइंट, मतलब Q1 टू Q। ठीक है, तो ये हो जाएगा K टाइम्स Q1 इंटू Q। 1 से Q की तरफ है, तो फाइनल पॉइंट
आपका ये है माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो 1 से q की तरफ, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, देखो 1 to q, या फिर चलो अगर मैं इसको कोई पॉइंट से डिनोट करूं, चलो 1 q ही लिख देते हैं, ठीक है। 1 से q की तरफ, तो 1 to q वेक्टर में, है ना, डिवाइडेड बाय r1 q का वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो k की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 की वैल्यू है आपके पास, Q1 की वैल्यू हमारे पास 5 नैनो कूलम, ठीक है। ये आपके पास है 5 नैनो कूलम और ये वैल्यू है आपके पास -2 नैनो कूलम, ठीक है। तो 5 नैनो कूलम, तो 5 × 10⁻⁻9 और 1 नैनो कूलम, तो ये हो गया आपका 1 × 10⁻⁻9 होल डिवाइडेड बाय, और ये r1q, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपका फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट में x की वैल्यू 1 है, इनिशियल पॉइंट पे x की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 ax कैप प्लस फाइनल पॉइंट में y की वैल्यू -3 है और इनिशियल पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा -3 - 0 ay कैप प्लस फाइनल पॉइंट पे z की वैल्यू 7 है, इनिशियल पॉइंट पे z की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 7 - 4 फाइनल माइनस इनिशियल az, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर, यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका होल टू द पावर 3, और पावर 3/2 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस पूरे को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये आ रहा है f1 = 5 × 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 × 10⁻⁻12, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, तो -ax कैप प्लस -ax, ठीक है, ये -ax, यहाँ से -3ay और यहाँ से +3az होल डिवाइडेड बाय, ये आ गया 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18 + 1 19, तो √19 आ रहा है और √19 का होल क्यूब, ठीक है। तो इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका f1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तब तक हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए तब तक, ठीक है। तो हमारे पास ये f1 है, f1 की वैल्यू आनी चाहिए आपकी -5.426 × 10⁻⁻10 ax कैप -1.62 × 10⁻⁻9 ay कैप प्लस 1.62 × 10⁻�9 az कैप, ठीक है। तो ये आपका फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू चार्ज Q1 एट 1 नैनो कूलम, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेट फोर्स F2 एंड द फोर्स F2 इन सिमिलर वे। फोर्स F2 क्या होगा, तो इस पॉइंट चार्ज Q पे, इस पॉइंट चार्ज Q2 की वजह से जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इस पे फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस चार्ज Q2 से Q की तरफ लाइन ज्वाइन करेंगे, ये लाइन ज्वाइन किए थे हम लोग, और इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर K Q × Q2 वेक्टर R, कहां से कहां तक जा रहे हैं हम लोग, चार्ज 2 से Q की तरफ जा रहे हैं, तो चार्ज 2 से Q की तरफ, तो उस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर या जिसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय R2Q के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है। अब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज Q2 की वैल्यू है 1 नैनो कूलम, तो 1 × 10⁻⁻9, और चार्ज Q2 की वैल्यू है -2 नैनो कूलम, तो -2 × 10⁻⁹। वेक्टर R2Q क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका फाइनल पॉइंट और ये आपका इनिशियल पॉइंट,
तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो देखो 1 माइनस ऑफ -3 कितना +4, ये हो गया 4ax। फिर फाइनल पॉइंट है आपके पास, देखिए यहाँ पे फाइनल पॉइंट कितना है -3 और यहाँ पे फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट कितना है 0, तो -3 माइनस 0, तो -3 माइनस 0 इज -3ay। और वैसे ही हमारे पास इसमें फाइनल पॉइंट है 7, इनिशियल पॉइंट है 5, तो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2, तो ये 2az होल डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और रूट ओवर इट, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का क्या निकालना है हमको क्यूब, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ये आएगा -2 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, यहाँ से हमारे पास है 4ax माइनस 3ay प्लस 2az होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, तो ये आ गया √29 होल टू द पावर 3। तो यहाँ से आपको फोर्स F2 मिल जाएगा, सॉल्व करने पे फोर्स F2 जो आएगा दैट इज योर -4.6 इंटू 10⁻⁻10 ax कैप and 3.45 into 10⁻⁻10 ay cap plus -2.3 into 10⁻⁻10 az। ठीक है, तो ये आ गया आपका फोर्स F2 और ये आ गया आपके पास फोर्स F1। और जो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ड्यू टू 1 एंड फोर्स ड्यू टू 2। तो इन दोनों को सम करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा -1.00 ax कैप -1.275 ay कैप प्लस 1.39 az कैप। ठीक है, ये आपका फोर्स आएगा और ये आ रहा है आपका नैनो न्यूटन में। ठीक है, नैनो न्यूटन में ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हमको सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था, देखिए आप सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट। तो इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट Q पे ही जहां पे चार्ज 1 नैनो कूलम प्लेस्ड है, इसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये जो दोनों चार्जेस है Q1 और Q2, ये क्या है, फिक्स्ड चार्जेस हैं। और यहाँ पे जो चार्ज है, इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, अगर उस पॉइंट पे अगर आपको चार्ज पता है तो आप फोर्स पर यूनिट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, और चार्ज को हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए, Q। ठीक है, तो फोर्स कितना है हमारे पास, -1 ax कैप -1.275 ay कैप प्लस 1.39 az कैप इंटू 10⁻⁻9 है, नैनो न्यूटन में। ठीक है, होल मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻9 है। और चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 नैनो कूलम, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹। तो ये पूरा कैंसिल हो गया और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, -1 ax -1.275 ay प्लस 1.39 az। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा पार्ट बी है और ये अप टू पार्ट ए है। ठीक है, तो ये दो आंसर आपके पास आ गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3 इक्वल पॉइंट चार्जेस Q आर लोकेटेड एज शोन इन फिगर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे आपके 3 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड हैं, सभी का जो वैल्यू है वो सेम है, और ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों के साइड भी इक्वल होंगे, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो होगा अल्फा, और जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, ये 60 डिग्री। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला, ईच 2 चार्जेस आर कनेक्टेड विथ ए वेरी थिन स्ट्रिंग।
तो ये जो दोनों आपके पास जो चार्ज है ये इस तरीके से कनेक्ट है, ये जो स्ट्रिंग के फॉर्म में कनेक्ट है, ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है जो कि वेरी थिन है, ठीक है, टू होल्ड देम इन प्लेस, ठीक है, टू होल्ड देम इन प्लेस। द स्ट्रिंग इज डिजाइन टू ब्रेक व्हेन ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन इज अप्लाइड, ठीक है। इस स्ट्रिंग को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप 0.1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है कि द पॉइंट चार्ज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रिंग इफ दिस ए इज 20 mm, या जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये 20 mm है, तो कितना पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग है जो इसको होल्ड करके रखा हुआ है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। सेकेंड आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्ट्रिंग ए बी, तो ए बी के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है सी, यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये सी है और ये आपके पास ए है एंड दिस इज बी, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज क्यू पे, ये पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू है। इस पॉइंट चार्ज क्यू पे फोर्स कितना लगेगा बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज क्यू, तो इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा इस पे वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, तो इसकी वजह से अगर आपको इस पे फोर्स निकालना है तो आप इस तरीके से लाइन ज्वाइन करोगे और फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से F फ्रॉम B टू A, तो B से A की तरफ, ठीक है। तो B से A की तरफ लाइन ज्वाइन करेंगे तो इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, पॉइंट चार्ज Q पे जो कि A पे प्लेस्ड है उस पे फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज Q पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से भी फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो C से A की तरफ लाइन ज्वाइन करेंगे तो उस डायरेक्शन पे होगा, तो C से A की तरफ लाइन ज्वाइन करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ये आ जाएगा FCA, तो ये होगा फोर्स का डायरेक्शन इन पॉइंट A, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट C की बात करता हूं तो C पे भी जो फोर्स लगेगा, C पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं तो पॉइंट चार्ज ही फोर्स लगा सकते हैं, तो इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका FAC का डायरेक्शन, ठीक है। और वैसे ही इस पॉइंट चार्ज पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम B टू C, तो B से C की तरफ लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास B से C की तरफ आ जाएगा। उसी तरीके से पॉइंट चार्ज B पे भी फोर्स लगेगा, जब आप C से B की तरफ लाइन ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा फोर्स FCB, और दूसरा फोर्स आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा जो कि A से B की तरफ होगा, ठीक है। इसका मतलब है हर पॉइंट चार्ज पे दो फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो हर पॉइंट चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं, तो और दोनों फोर्स की जो वैल्यू है, मतलब जितने भी इस पॉइंट चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है सभी की वैल्यू सेम आएगी, बिकॉज ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, A ही है, ठीक है, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। तो जब वो दोनों चीजें अगर कांस्टेंट होगी तो फोर्स तो सभी में सेम लगने वाला है, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्स होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये दो फोर्स होगा, और इस केस में अगर आप किसी भी एक केस में आप निकाल सकते हो कि स्ट्रिंग ब्रेक होने की कंडीशन क्या होगी, तो स्ट्रिंग ब्रेक कब होगा, जब आपका 0.1 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगेगा किसी पे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं इस पॉइंट चार्ज A पे फोर्स निकालता हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज A पे जो फोर्स लग रहा है वो एक इस डायरेक्शन पे लग रहा है B से A की तरफ बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, और दूसरा फोर्स आपको लग रहा है C से A की तरफ, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को ब्रेक करने की कंडीशन क्या है कि इस स्ट्रिंग AB में जो फोर्स लगना चाहिए वो 0.1 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगना चाहिए। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है, ये फोर्स FCA जो है, अगर आप देखोगे कि ये दोनों लाइन, तो ये एंगल भी 60 बनेगा, ठीक है। तो इस FCA के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज FCA साइन 60, और एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन पे जो कि होगा FCA cos 60,
ठीक है। तो ये जो दोनों फोर्स लगेंगे FBA एंड FCA cos 60, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और ये फोर्स अगर आपका इस पे जो लगने वाला फोर्स है उससे अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इस पे मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, 0.1 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ FBA प्लस FCA cos 60 डिग्री, और ये फोर्स अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0.1 न्यूटन होगा तो ये स्ट्रिंग AB जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे कि इस पे जो फोर्स लगेगा, अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट्स को डिवाइड करता हूं तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन पे। ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। ठीक है, अब इसके भी जो दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा FCB sin 60, ठीक, और एक आएगा FCB cos 60। ठीक है, तो इस तरीके से जो होगा यहाँ पे जो फोर्स लगेगा FCB cos 60 और यहाँ पे FAB, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो भी आपका इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकता है। या तो ये फोर्स ले लो या तो ये फोर्स ले लो, वैसे ही आप इस फोर्स को भी डिवाइड कर सकते हो, इस फोर्स को भी डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग हर पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है, उसमें किसी एक की वजह से स्ट्रिंग को ब्रेक करने की कंडीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे FBA कितना होगा, B से A के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे B से A के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो B से A के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, Q1 Q2, तो K टाइम्स Q1 Q2। ठीक है, तो Q स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, K टाइम्स Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, A, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर। वेक्टर की जरूरत नहीं है इसमें, हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उनके मैग्नीट्यूड जो है वो 0.1 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में वेक्टर फॉर्म नहीं है, तो इसीलिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज कर सकते हो। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K इज द कांस्टेंट, Q1 Q2 मतलब दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे चार्जेस क्या है, Q और Q है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया Q स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज A, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो दैट इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, प्लस FCA, तो C से A के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो अगेन यहाँ पे पॉइंट चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स सेम लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बट cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0.1। ठीक है, इसमें कॉमन निकल जाएगा आपके पास K, तो K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये कॉमन है, 1 प्लस 1/2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1। सो यहाँ पे हमको Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q स्क्वायर ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1, ये सब इस तरफ आ जाएगा, तो 0.1 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू कितनी है 20 mm है, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से ये आएगा 2 भी आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू आप निकालोगे तो Q शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 5.44 इंटू 10⁻⁻8, 5.44 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो Q की जो वैल्यू है इतनी 5.44 इंटू 10⁻⁻8 कूलम या उससे ज़्यादा होनी चाहिए टू ब्रेक द स्ट्रिंग AB और एनी स्ट्रिंग BC और CA। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है, ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्ट्रिंग। तो सेंटर ऑफ स्ट्रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो AB के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये A/2 है, ये भी A/2 होगा। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो इन तीनों पॉइंट चार्ज की वजह से आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट A पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इस तरफ लाइन ज्वाइन करोगे, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा EA। ठीक है, इस पॉइंट A पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा यहाँ पे सेंटर पे वो होगा इस डायरेक्शन पे EA।
ठीक है। वैसे इस पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस सेंटर पे, यहां से लाइन ज्वाइन करेंगे तो इस डायरेक्शन पे होगा, तो ये आपका इस डायरेक्शन पे हो जाएगा ई बी। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ई ए और ई बी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा ये पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा, तो लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय ई सी। ठीक है, अब देखो यहां पे ही क्यों निकाल रहे हैं सेंटर पे, और कहीं पे तो होगा नहीं, यहां पे फोर्स क्यों नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे कि यहां पे फोर्स से ब्रेक हो सकता था, ये स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो सकता था, यहां पे फोर्स निकालते तो, लेकिन भैया यहां पे कैसे फोर्स निकालोगे आप, यहां पे तो पॉइंट चार्ज नहीं है। जहां फोर्स कहां पे लगता है, जहां पे दो पॉइंट चार्ज सेपरेट होते हैं, तो यहां पे पॉइंट चार्ज होता तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स लगता, लेकिन यहां पे तो कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, तो फोर्स सिर्फ वहीं पे लगेगा जहां पे आपका पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे फोर्स हम लोग नहीं कैलकुलेट किए हैं, फोर्स हम लोग इन सारे पॉइंट्स पे कैलकुलेट किए हैं। क्लियर है ये चीज। तो स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए आप फोर्स यहां पे नहीं निकाल सकते। क्लियर, तो हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज placed at A will be in this direction. Electric field intensity at the center due to charge placed at B will be in this direction, मतलब इस डायरेक्शन में लाइन ज्वाइन करेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और सिर्फ C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ठीक है, तो KQ/R² मतलब R जो होता है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और जहां पे चार्ज होता है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये जो डिस्टेंस है मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये A² है और ये A/2 का स्क्वायर है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस R आएगा, ठीक है, डिस्टेंस R आ जाएगा A² माइनस A²/4 रूट ओवर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये आपका A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर रूट ओवर इट, तो R निकालने के लिए रूट ओवर A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आएगा, ये 3A² आ जाएगा, तो ये कितना होगा 3A²/4 का रूट। ठीक है, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा K टाइम्स यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज है Q डिवाइडेड बाय R², तो R² मतलब 3A²/4। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे Q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट A² आ जाएगा। और ये इसका जो डायरेक्शन होगा, देखो यहाँ पे मैंने वेक्टर जरूर लिखा है लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं लिखा है, तो इसका डायरेक्शन अगर मैं निगेटिव, मतलब अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मान लो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, तो मान लो मैं इसको x मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल दिया हुआ है तो x और y मान लेता हूँ, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो -y डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो -ay डायरेक्शन में है, तो ये -ay हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज अगर आप चार्ज की वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो ये होगी, तो इस वैल्यू को यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। ए की वैल्यू आपको अगर दिया होता तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो -Q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट A² AY। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown. The force on charge kept at the center O is option A 0 along the diagonal AC, along the diagonal BD and option D perpendicular to side AB। ठीक है, आपको इस तरीके से एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, इस चारों स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे आपके पास चार्जेस प्लेस्ड हैं +Q +2Q +Q एंड -2Q। हमको इस पॉइंट चार्ज O पे, इस पॉइंट O पे फोर्स निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं पॉइंट O पे कोई चार्ज लेता हूँ, मान लो कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे चार्ज ले लिया +Q टेस्ट चार्ज, ठीक है, या +1, ठीक है, टेस्ट चार्ज ले रहे हैं मान लो +1 कूलम का। ठीक है,
अब ये पॉजिटिव पोलैरिटी का मैंने एक चार्ज कंसिडर किया है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट चार्ज यहाँ पे फोर्स निकालना है O पे, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप A से O की तरफ लाइन ज्वाइन करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन ये आ जाएगा FA, ठीक है, क्योंकि दोनों पोलैरिटी सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट A पे जो चार्ज है उसकी वजह से इस O पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा। सिमिलरली अब इस पॉइंट चार्ज प्लस Q की वजह से इस पॉइंट O पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो C से A की तरफ जाएगा, मतलब C से O की तरफ जाएगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग गया FC, ठीक है। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, अब यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज लिया है, यहाँ पे भी पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे B से O की तरफ, तो ये आ जाएगा B से O की तरफ FB, ठीक है। अब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस -2Q वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा FD। तो ये दोनों फोर्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये जो दोनों फोर्स ऐड होंगे तो वो कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, तो अलोंग द डायगोनल BD, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अलोंग द डायगोनल BD, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखता तो क्या होता, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज के लिए भी आप चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अगर हमारे पास सेंटर में -1 कूलम का चार्ज होता, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास +2Q है, ठीक, यहाँ पे -2Q है, यहाँ पे +Q है और यहाँ पे भी +Q है, ठीक है। अब इस पे हमको फोर्स निकालना है, तो इस पे जो फोर्स निकलेगा इसकी वजह से तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक। ये आपके पास A B D और ये C था, तो यहाँ पे D की वजह से जो फोर्स लगेगा यहाँ पे FD, सॉरी ये B की वजह से था तो FB, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इनसाइड लगेगा FB। इस पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से ये दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस पे भी जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन पे लगेगा, ये हो जाएगा FD, ठीक है। अब ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा +Q की वजह से -1 पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लाइन ज्वाइनिंग इस डायरेक्शन में लगेगा FC के, ठीक है। और A की वजह से मतलब इस +Q की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा यहाँ से लाइन ज्वाइन करेंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव है तो एक दूसरे को देखो यहाँ, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पे फोर्स जो लगेगा FC वो इनसाइड लगेगा, और ये भी पॉजिटिव और निगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा FA वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये FC और FA, ये FC और FA एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और FB और FD एक दूसरे को ऐड करेंगे, तो अगेन जो फोर्स लगेगा अलोंग द डायगोनल BD लगेगा, ठीक है। अब चाहे वो इस डायरेक्शन में D से B लग रहा हो चाहे B से D लग रहा होगा, ऑप्शन आपका इस तरीके से सेट है कि आप इजीली डिसीजन मेक कर सकते हो कि दैट इज द अलोंग द डायगोनल BD, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलोंग द डायगोनल BD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, two small conducting spheres of equal radius have charges +10 microcoulomb and -20 microcoulomb respectively and placed at a distance r from each other, ठीक है। जब दो चार्जेस हैं, स्फीयर है ये आपके पास है ना, जिसका रेडियस आपका सेम है, और अगर दोनों पे चार्ज 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम है एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r from each other, then they experience a force F1. If they are brought in contact and separated to the same distance, they experience force F2, ठीक है। The ratio of F1 to F2 is, options are 1:8, -8:1, option C 1:2 and option D -2:1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक बेसिक का कॉन्सेप्ट है चार्जेस का, ठीक है। चार्जेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास इस तरीके से टू स्फीयर्स हैं, ठीक है, दोनों के रेडियस जो है वो सेम है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको सेम रेडियस दिख रहा होगा, ये R है, ये भी R है, ठीक है।
ये आपका स्फीयर ए है जिस पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और इस पे आपके पास चार्ज है -20 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसका रेडियस r1 ले लेते हैं, स्मॉल r ले लेते हैं, बिकॉज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, कैपिटल R, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो कि ये दोनों में अभी नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज यहाँ पे Q नेट लिख लेते हैं, तो नेट चार्ज जो है वो आपका -10 माइक्रोकूलम का है। तो इक्विलिब्रियम में आपका जो नेट चार्ज है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, क्योंकि चार्ज को हम लोग ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, तो टोटल चार्ज जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या किए, इस समय जो फोर्स लग रहा था वो F1 फोर्स था, ठीक है। अब इस दोनों चार्ज स्फीयर को हमने क्या किया, टच किया, ठीक है, वी ब्रॉट इट टुगेदर, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम किए तो यहाँ पे जो चार्ज था वो 10 माइक्रोकूलम का था और यहाँ पे -20 माइक्रोकूलम का था, तो जो नेट चार्जेस था वो -10 माइक्रोकूलम का था, ठीक है। अब जब दोनों को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा कि चार्ज जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन बोथ द कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो दोनों चार्ज इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो टोटल चार्ज कितना था, -10 का था। अब ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे -5 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम में, -5 एंड -5 माइक्रोकूलम में, ठीक है। एंड देन वी आर कीपिंग इट अगेन एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये स्मॉल r रेडियस था इसका और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था आपका कैपिटल R। नाउ जो चार्ज पहले 10 और -20 था उसको कांटेक्ट में लाने की वजह से वो जो चार्जेस हैं वो इक्वली डिवाइड हो गए इन बोथ द स्फीयर, तो अब इसमें चार्जेस कितने आ गए, -5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम। अब इस समय इस पे फोर्स कितना है, Q2 है, F2 है, और नेट चार्ज देखिए अभी भी सेम है, -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। नेट चार्ज 10 -20 -10 था, नेट चार्ज -5 अभी भी -10 है, तो नेट चार्ज हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पे फोर्स F1 लगा, इस पे फोर्स F2 लगा, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स वी नो दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। F2 भी क्या होगा, Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, F1 बाय F2 इक्वल टू Q1 बाय Q2, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 डैश इंटू Q2 डैश, ठीक है। ये हमारे पास है 10 इंटू -20 और यहाँ पे हमारे पास है -5 इंटू -5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 200 है, ये 25, तो ये कितना आ गया, -8 डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो F1 और F2 का रेशियो कितना होगा, -8:1, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, -8:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स B and C हैविंग इक्वल रेडियस एंड कैरिंग equal charges in them repel each other with a force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from both B and C. The new force of repulsion between B and C is, options are F/4, F/8, 3F/4 and 3F/8, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड, कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको फिर से हम लोग देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास 2 स्फीयर्स है B and C, ठीक है, जैसा कि गिवन है B और C, इसके रेडियस सेम है, ठीक है, अगेन इसके रेडियस जो है वो सेम है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है मान लो, ठीक है। इस पे सपोज करो कि चार्ज q है, इस पे भी चार्ज q है, ठीक है।
क्या बोला है क्वेश्चन में, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी, तो वी हैव टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियस, तो इन दोनों का रेडियस आपका सेम है, एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस, तो चार्जेस Q है, ठीक है। और इस केस में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स F जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, K टाइम्स Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, बाय कूलम्स लॉ, ठीक है। तो इस पे भी चार्ज Q है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R, ठीक है। वी हैव थर्ड स्फीयर, सपोज वी हैव स्फीयर A हैविंग द सेम रेडियस R बट इट इज अनचार्ज्ड, ठीक है। अब इस अनचार्ज स्फीयर को इसके कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं पहले, जैसा कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, ब्रॉट इन कांटेक्ट विद B, तो जब इस अनचार्ज स्फीयर को इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, इस तरीके से अगर मैं B और A को कांटेक्ट में लेके आता हूं, तो नेट चार्ज अभी B पे कितना था, Q था, और A पे कितना था, 0 था, तो अभी Q नेट कितना होना चाहिए था, Q होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस पे अभी कोई भी चार्ज नहीं था, इस पे चार्ज Q था, तो ये चार्ज क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2, और इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2, ठीक है। तो दोनों पे चार्ज कितना आ गया, Q/2 आ गया। अब ये जो चार्ज, अब ये स्फीयर जो है A जो है वो चार्ज हो चुका है, अब ये स्फीयर A को हम लोग कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं C के, ठीक है, जिसमें अभी इस पे चार्ज कितना था, Q/2, और इस पे पहले से चार्ज कितना है, Q है, तो यहां पे अभी नेट चार्ज कितना है, Q/2 प्लस Q, दैट इज 3Q/2, ठीक है। तो जब इसको कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो अभी नेट चार्ज कांटेक्ट में लाने से पहले, नेट चार्ज कांटेक्ट में लाने से पहले कितना था, 3Q/2 था। जैसे ही आप इसको कांटेक्ट में लेके आओगे और उसके बाद जब इसको आप सेपरेट करोगे, ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये आपका मान लो A है और ये C है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/4, और इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/4, ठीक है। तो अब आपके पास स्फीयर C पे चार्ज कितना है, 3Q/4, स्फीयर B पे चार्ज कितना है, Q/2, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को जब सेपरेट करोगे वापस से, अब आपने क्या किया, इस A को रिमूव कर दिया, अब आपके पास दो स्फीयर क्या बच गए, B और C, लेकिन अब B पे जो चार्ज है वो कितना है, Q/2, और C पे जो चार्ज है वो कितना है, 3Q/4, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। तो अब फोर्स कितना निकलेगा, तो फोर्स हो जाएगा Q1 Q2, मतलब Q/2 इंटू 3Q/4, और Q1 Q2 R अपॉन R स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, K 3Q स्क्वायर बाय 8 R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स F' जो न्यू फोर्स है बिटवीन B एंड C, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रीवियसली फोर्स कितना था, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर था, तो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 3/8 को सेपरेट कर लो, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर फोर्स था, ठीक है। तो ये फोर्स कितना था, 3F/8, ठीक है। तो जो न्यू फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 3F/8, बिकॉज ये आपका प्रीवियस रिपल्सिव फोर्स था, और जब आपने इसको दो अलग अलग स्फीयर से टच किया, मतलब एक स्फीयर जो लेके आए न्यू स्फीयर, उसको जब आपने B से टच किया और उसके बाद C से टच किया, तो जो चार्ज की कंडीशन है या चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से हो गया कि अब B पे जो चार्ज था वो Q/2 था, और C पे जो चार्ज था वो 3Q/4 था। तो अब इनके बीच जो कूलम फोर्स लगेगा, उसके बाद जो फोर्स आ रहा है न्यू रिपल्सिव फोर्स F', वो प्रीवियस का 3/8 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 3F/8।